हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। मेरा नाम आरजे आमिर एंड नर्सर लाइफ टॉक्स में आज मेरी एक बहुत ही खास मेहमान हैं। काफ़ी मशहूर हैं, उनको तारुफ और इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं दे रहा हूँ। हमारे साथ आरजे रफ़त हैं, लखनऊ की, और बल्कि लखनऊ की क्यों, यूपी की अच्छी खासी जानी मानी शख्सियत हैं। हाय रफ़त। हेलो आरजे आमिर, आपका दिल आमिर। जी। सो रफत के नाम एक बहुत बड़ा खिताब है एक्चुअली, एंड शी इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाजियो। नाउ इंस्टाजियो जो है वो बेसिकली अपने आप का मतलब अपनी तरह का पहला रेडियो है जो इंस्टाग्राम पे है। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई, रफत मैं पहले ही तारीफ करे दे रहा हूँ आपकी इस मामले में, कि इस रेडियो में आपको काम की बातें मालूम चलती हैं, वो बातें मालूम चलती हैं जो आपके मतलब की हैं। कोई फालतूगिरी नहीं है, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं है, जैसा कि लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर बस लोग कुछ भी रैंडमली पोस्ट करते रहते हैं। बट रफत हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब दैट शी हैज बीन हेल्पिंग आउट पीपल विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे रफत से खुद जानेंगे कि व्हाट शी इज डूइंग इन दैट। बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रफत आई हैव इज, किस चीज ने इंस्पायर किया आपको रेडियो में आने के लिए, एंड हाउ डिड यू गेट हियर? इसका अगर मैं एक वर्ड में जवाब दूं तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, और उस करने के लिए मैं खुद को चाहती थी कि मैं सामने आऊं लोगों के। बहुत कुछ अंदर है जो मैं पब्लिक को दे सकती हूँ, समाज को दे सकती हूँ, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट थी। और एक इंट्रोवर्ट इंसान कैसे पब्लिक को फेस कर सकता? तो मम्मी ने सिखाया था, फादर ने सिखाया था कि डर के आगे है, जिस चीज से डर लगे ना, डर को फेस करो। तो इंट्रोवर्ट थी, उस चीज को मुझे किल करना था, फेस किया उसको। और मैंने कहा कि इसको कैसे फेस किया जाए। तो पहले स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, तो स्टेज पे जाना शुरू किया। और धीरे धीरे, तब ये एफएम का तो कल्चर था ही नहीं, लेकिन हाँ उस वक्त न्यूज आती थी दूरदर्शन पे, तो उनको हम कॉपी करते थे और उसी को हम अपने स्कूल के स्टेज पर कॉपी करते थे। बाई चांस एफएम आ गया। और फिर लगा कि जगह बेस्ट हो सकती है। क्यों? रीजन है क्योंकि मुझे इंट्रोवर्ट थी, मुझे पब्लिक को फेस करने में डर लगता था। तो मुझे स्टोरी टेलिंग पसंद थी, लोगों से बात करना, म्यूजिक पसंद था, एंटरटेन करना पसंद था, लेकिन पब्लिक के सामने जाते सब कुछ नहीं आ पाता था। तो मैंने कहा टेलीविजन पे यार सामने दिखाए, नो नेवर नॉट, कभी सोच भी नहीं टेलीविजन या स्क्रीन पर आ सकती हूँ। रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिखना ही नहीं, बवाली सामने कोई है ही नहीं। तो बस से मुझे लगा कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां मैं स्टोरी टेलिंग, पब्लिक के फायदे की बात, समाज को कुछ दे सकती हूँ, एंटरटेन कर सकती हूँ। म्यूजिक तो है ही बम्पर उसमें, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और यस, दिखाई नहीं देगा तो डर किस बात का। यहाँ से जर्नी शुरू हुई। ओके, एंड लेकिन अब तो तुम दिखने लगी, यू हाँ, विजिबल एवरीवेयर। सो तो यही। लेकिन तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले रेडियो के बारे में बात करते हैं। सो यू वर ऑन रेडियो फॉर ऑलमोस्ट हाउ लॉन्ग? 7 years तो यू वर विद बिग एफएम। यस, 2009 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो का एक मीडियम वेव पे शो आता था, मजदूर मंडल। तो उसको हाँ। मैंने, हाँ, और उसके बाद मैं उसमें बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को सुनती थी, आप लोग प्राइवेट एफएम पर बोलते थे, तो हम आपके फैन थे, तकिए के नीचे रेडियो रखकर सुनते थे आप लोगों को। तो इंस्पायर आप लोगों से हुए, तो हम मीडियम वेव पे भी वैसी एफएम वाली तड़क भड़क के साथ बोलने लगे। तो हमारे पेक्सिस ने बोला, ये एफएम नहीं है, ये गांव का चैनल है, थोड़ा बायलिंगुअल नहीं, हिंदी भाषा में बोलो। बट वो अंदर कीड़ा आ गया था। तो उसके बाद 2011 में एफएम रेनबो का एक ऑडिशन हुआ, तो उसमें भी हम पहुंच गए, वहां पे सिलेक्शन हो गया। और लेकिन जो मछली की जो निगाह होती है ना, मतलब अर्जुन की जो निगाह थी वो मछली की आंख पर थी, तो मेरी जो निगाह थी वो आपकी तरफ पहुंचने की थी, यानी प्राइवेट एफएम पर पहुंचने की थी। तो बस उसको देखते गए, ऑब्जर्व करते गए, खुद को सिखाते गए और चेंज करते गए। बाय चांस आपका कॉल आया एक दिन। 2017 में। तो 2009 से जर्नी शुरू हुई, 2017 में बिग एफएम लॉन्च हुआ, पहली कॉल आपकी आई और आपने इंटरव्यू किया। बाकी आपने क्या देखा वो आप जानते हैं। नहीं, ऑब्वियसली ऐसे ही थोड़े ना किसी को कॉल जाती है। आई मीन इफ द पर्सन डजंट हैव टैलेंट तो फिर उसके पास कॉल क्यों जाएगी? ओनली द पर्सन हु हैज टैलेंट विल गेट अ कॉल।
But you went on to host some very popular shows. क्या अच्छा लगा? What did you find different between your earlier experience, जैसे you were saying कि पहले वो आप गांव के तरफ फोकस था चैनल, उसके बाद आपने एफएम रेनबो पे काम किया, फिर आपने जो है वो यहाँ आकर काम किया. सो व्हाट चेंजेस डिड यू सी एंड व्हाट वाज लाइक समथिंग व्हिच यू रियली लाइक्ड? हाँ, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही लगा। मुझे मतलब बुरा कभी लगता भी नहीं है, पता नहीं क्या है। कहीं भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। हर जगह की अपनी अच्छाई ही लगती है। तो जब मैं मजदूर मंडल में थी, तो वो मेरे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था कि कम से कम गाँव के जो लोग हैं, जहाँ पर एफएम नहीं पहुँचा है, मैं उन्हें थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से वही इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी थोड़ा-सा फ्लैट होती है, उन्हें कैसे एंटरटेनिंग वे उस एक छोटे से चैनल पर भी मेरी कोशिश होती थी उनको एंटरटेन करूं, इन्फॉर्मेशन को ऐसे दूं मैं। वहां भी मजा आया, बहुत अच्छा लगा कि गांव के दिलों में मैं पहुंची। उसके बाद जब रेनबो में आए तो एफएम वाला हमें फ्रीडम मिली कि अब आप यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप चिट चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, म्यूजिक उनके पसंद का सुना सकते हो। तो वो मेरे लिए और एक्सपोजर मुझे वहां मिला, तो वो भी मुझे मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा। और इतना प्यार मिला कि मेरे नाम की चिट्ठियां आती थी जब मैं एफएम रेनबो में थी, भर भर के चिट्ठियां आती थी। तो ऐसे अच्छा लगता था कि अच्छा काम कर रहे हैं। बट हाँ, प्राइवेट एफएम में जो चीज अलग लगी मुझे, जो डिफरेंस मुझे लगा बाकी जगह से, वहां पर एक्चुअली थोड़ी मतलब जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वही अलग है इस वजह से कि आपको बाहर पब्लिक के बीच में भी जाने का मौका मिलता है। आप मिलते भी हैं लोगों से डायरेक्ट, स्टूडियो के बाहर भी निकलते। तो ये एक जो इंटरैक्शन, डायरेक्ट इंटरैक्शन शुरू हुआ, इससे थोड़ा और वो जो अंदर में जो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी ना, वो और खुलने लगी धीरे धीरे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धीरे धीरे मेरे अंदर की वो जो डरपोक लड़की थी वो धीरे धीरे खुलने लगी। तो ये इस प्लेटफॉर्म ने मुझे, प्राइवेट प्लेटफॉर्म ने बहुत एक्सपोजर दिया, बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया, इतना माज दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हम पहले सिर्फ 3 घंटे का शो करके आ जाते थे दूसरे चैनल में, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट ही वही है, वहीं यहाँ पर आपके पास कोई टाइम नहीं फिक्स है, आपको हर टाइम अलर्ट रहना है। 4 घंटे के शो के अलावा आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो एक तरीके से हर एस्पेक्ट से हम परफेक्ट होते गए। मैंने मतलब जो घड़ा बनना था ना, एक तो परफेक्ट शेप देना था, तो उसको ढंग से एकदम चारों तरफ से शेप मिल गया तो परफेक्ट तैयार। कहने का मतलब ये है, खूब अच्छे से तालियां और थप्पड़ पड़े हैं, तालियां भी बजी हैं, थप्पड़ भी पड़े हैं, तो जाके थोड़ा मच गए नहीं नहीं, you've done really well. You've won several awards also in on the way. So काफी सारी चीजें you were honored with. हाँ So ऐसा नहीं है, you I think you did pretty well. हाँ, मतलब हाँ, अवार्ड्स मिले क्योंकि कोशिश मेरी हमेशा ये रहती थी कि मेरा एक्चुअली अवार्ड्स का कोई भी मेरा कभी दिमाग नहीं, अवार्ड्स मिले इसलिए मैं काम करूं। मैं हमेशा, जब मैंने शुरू भी रेडियो किया था और आज मैं उस रेडियो में नहीं हूँ, इन स्टेडियम में हूँ, तब से लेकर आज तक एक ही कॉमन चीज है कि ये लाइफ मुझे जो एक बार मिली है और जो हुनर मुझे Mm-hmm. मिला है, इस एक लाइफ में उस एक हुनर से मैं सोसाइटी को इतना कुछ दे दूं कि मुझे लगे कि हाँ, सैटिस्फाइड लाइफ रही मेरी, कि मैंने सोसाइटी को कुछ दिया अपने हुनर, अपनी इस एक लाइफ से। बस ये एक कॉमन चीज रही, शायद इस वजह से मुझे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, बट जब भी काम किया तो अप्रिशिएट किया गया, बस शायद इसीलिए। तो you went on to काफी बड़े बड़े मेजर इवेंट्स भी कवर किए. अयोध्या में जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जब उसको वो सेरेमनी हुई, सो यू वर देयर. सो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात मीडिया की होती है, उसमें भी रेडियो की अच्छी बात, कि हमें जो कहते हैं ना कि हम किसी एक तबके की बात नहीं करते हैं, हम हर धर्म की, हर जात की, हर माहौल की, हर सिचुएशन की, हर रंग की, हर तरह की बात करते हैं। और जब मैं अयोध्या गई तो वहां पर पहली बार गई। सबसे पहली बात तो सुना था बचपने से, पहली बार गई, और वो भी उस रूप को देखने गई जो कि बदल चुका था, जिसका सेलिब्रेशन पूरे दुनिया में हो रहा था। तो अपने आप में ही एक अलग फील आ रहा था कि मैं उस मोमेंट की साक्षी बन रही हूँ जो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो रही है। और उसके लिए मैं ब्लेस्ड थी कि पूरे इंडिया में जो वाइब बनी हुई थी, उसमें बिग एफएम को, यानी जिस चैनल पर मैं थी, उसको रिप्रेजेंट मैं कर रही थी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है?
So how do you prepare? I mean, this was a really big event. तो जब भी you've done lots of events, तो जब भी इवेंट करती हैं आप, तो क्या सोचती हैं? किस तरीके से उसकी तैयारी करती हैं? हर इवेंट मेरे लिए एक नया टास्क होता है, एक नया चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 10 साल काम कर लिया है तो अब मैं कोई तैयारी नहीं करूँगी, अब मैं कहीं भी ऐसी जा सकती हूँ, कभी भी नहीं। हम्म। हर दिन, हर इवेंट मेरे लिए एक नया टास्क है, उसकी प्रॉपर तैयारी होती है। अगर मैं अयोध्या गई, सपोज़ एक अगर इसका एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, तो हम सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, बहुत सारी बातें जानते हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आजकल तो यूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है, आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर या मुझे सुन रहे हैं रेडियो पे, तो मैं बाकायदा ऑथेंटिक सोर्सेस से पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। जिस जगह भी जाती हूँ मैं, चाहे स्टेज हो या कोई प्लेस हो। तो अयोध्या भी जब मैं गई, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेस उसको कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ क्या-क्या है, उसको पूरा लाइन अप करते हैं, उसके बाद उसका एक पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, हमें 1 दिन का टाइम मिला और हमें उसमें 10-15 दिन का कंटेंट निकालना है, तो कम टाइम में हम हर एक चीज़ को कैसे करें, उसका पूरा फ्लो तैयार करती हूँ मैं। कम से कम हफ्ते भर की तैयारी होती है, तब जाकर हम किसी एक इवेंट में पहुँचते हैं। वंडरफुल। सी, तो इसीलिए अवार्ड्स मिले और किस वजह से मिले? अच्छा, एक एक चीज, व्हेन आई स्टार्टेड विद रेडियो, ऑब्वियसली उस वक्त फेसबुक नहीं था। फेसबुक मेरे रेडियो में जाने के कुछ 2-4 साल के बाद आया, एंड स्टिल इट वाज वेरी नेसेंट स्टेज। फेसबुक उस वक्त धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। इंस्टाग्राम ऑब्वियसली डिड नॉट एग्जिस्ट, व्हाट्सएप तो कोई सवाल ही नहीं। यूट्यूब भी बहुत ही नेसेंट था। यूट्यूब था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। हुँ। लेकिन अभी सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हुँ। टेलीविजन को उसने बिल्कुल एक अलग, मतलब, दुनिया में ले गया। सोशल मीडिया ने इवन क्रिकेट को चेंज कर दिया। जहां एग्ज़ैक्टली। पूरे दिन की गेम्स होते थे, वहां वो क्या कहते हैं, आईपीएल होने लगे। सो आई हुँ। सोशल मीडिया के टाइम में रेडियो में ऑडियंस को एंगेज रखना, हाउ डू यू डू दैट? या व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है ये। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। मैं सीरियसली थैंक यू इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जब ये क्रांति आई और स्पेशली ये लॉकडाउन के वक़्त शुरू हुई है। लॉकडाउन से पहले ज़िंदगी कुछ और थी, लॉकडाउन के बाद जो दिमाग का दही हुआ है ना ये सोशल मीडिया की वजह से हम रेडियो जॉकीज़ की ज़िंदगी में डबल ट्रिपल काम करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस मैंडेटरी हो गई थी। हाँ, अब आती हूँ उस पर मैं कि कैसे मैं ऑडियंस को एंगेज करती हूँ, मैं रेडियो पर कैसे करती रही। तो क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा ऑडियंस चली गई थी, उस वक़्त क्रांति। तो हमने क्या किया कि हमने छोटे-छोटे कैम्पेन्स बनाने शुरू किए। ज़्यादा ऐसा नहीं, रेडियो पे पहले भी कैम्पेन्स होते थे। लेकिन अब उनकी जो नंबरिंग थी, जो नंबर्स ऑफ कैम्पेन्स होते थे, अब हमने ज़्यादा बनाने लगे और वो भी हर एक कैम्पेन में डिजिटल पार्ट को इंक्लूड करते रहे हम। क्रॉस प्रमोशन हमने शुरू कर दिया। यानी कि हम सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करते थे, वो हम ऐसा पोस्ट करते थे कि आप रेडियो सुनिए, तो आपको वहाँ पता चलेगा। हम वहाँ टीज़ करते थे सोशल मीडिया पर। Uh-oh, seems there's some problem. Don't worry, she hasn't left. Hello? Let me just try and get her back. Okay, there seems to be some problem. Don't worry, I'm sure she's joining back. Uh, let's just wait for her. So Rafat and I work together. Basically, she's not here, so I'm just telling you that we work together for a couple of years. So she is a wonderful person. So this हेलो, much
आवाज I can say from hi, you back? Yes. हाँ So मैं तो बस उनको बता रहा था बीच में कि हमने और रफत ने 2-3 साल साथ में काम किया है. साथ में काम You करने का were offline. सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं नहीं, हाँ आप कुछ कह रहे थे. तो मैं कहाँ थी, मैं इस चक्कर में भूल गई। सोशल मीडिया पर Yes, you were तो हम लोग क्या करने लगे, promoting your content. हम लोग क्या करने लगे कि हम कैंपेन ज्यादा डिसाइड करने लग गए, डिजाइन करने लग गए, और हर एक कैंपेन का हमने एक तरीका बना लिया कि हम सोशल मीडिया पर उसको जरूर पोस्ट करेंगे, चाहे उसका पोस्टर बनाए या छोटा वीडियो टीजर बनाए, और हम उनसे कहेंगे कि आप ये चीज रेडियो पर सुन सकते हैं। तो क्या हुआ कि पब्लिक, क्योंकि भाई पब्लिक तो वही है ना, 24 घंटे ही है ना, अब सोशल मीडिया पर रहे या रेडियो सुने, दोनों जगह एक साथ नहीं हो पाती है। तो सोशल मीडिया पर भी जो ऑडियंस है ज्यादा, वो भी जब उसे इंटरेस्टिंग लगा कि अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन है, तो वो रेडियो सुनने लगी, क्योंकि हम उसमें सारी चीजें मेंशन करते थे, टाइमिंग, डेट, पर्पस, और आपको उसमें एंगेज, आपको उसमें क्या चीज फायदा मिलने वाला है। तो वो ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया पर भी थी, वो मेरे शो के टाइम पे जरूर रेडियो सुनती थी। इनफैक्ट मुझे वो छोटे छोटे क्लिप्स भेजने लगी सोशल मीडिया की ऑडियंस, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मैसेंजर में, कि आपका शो हमने सुना और आपने ये बात कही, बड़ा अच्छा लगा हमें, थैंक्स फॉर दैट। और इसी तरीके से जब रेडियो सुनने वाली जो जनता है वो हमारे सोशल मीडिया पर भी आने लगे, तो इस तरीके से दोनों तरफ में हमारी ऑडियंस कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। यहाँ की तो ऑडियंस थी ही जो सोशल मीडिया पर थे, जो रेडियो शायद नहीं सुनते, वो भी इंटरेस्टिंग कैंपेन की वजह से रेडियो पर आ गए। और मेरा मकसद हमेशा से रहा है, कैंपेन ऐसा करो कि आपकी जिंदगी में कुछ एड ऑन हो। तो इसलिए फालतू की बातें एक तरफ, लेकिन जब कुछ किसी को जिंदगी में कुछ मिल रहा होता है, मिलने का मतलब लालच नहीं, मिलने का मतलब है कि उसकी जिंदगी में बहुत से मसले हैं, उनका हल अगर मिल रहा है तो पब्लिक जरूर सुनती है। आज की भी डेट में मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। तो ऐसे ही कैंपेन्स लेकर आते थे। So then you left radio and you started your own Instadio, यस, Instagram का radio. यस, इन स्टेडियो So एक्चुअली। Instadio, okay. So what was the plan behind that? What is the plan behind that? सच बताऊं तो कोई प्लान नहीं था पहले, कुछ Mm-hmm. भी, ये आइडिया ही नहीं था मेरे पास। मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। कोई प्लान नहीं था, मैं मस्त अपना काम कर रही थी। बट क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का दौर आया ना, और ये बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ऑफलाइन, कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो गया, बहुत ही ज्यादा हावी हो गया, और बहुत कभी कभी लगता है कि ओवर हो रहा है। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो Mm-hmm. इसका जो कहते हैं ना कि बहुत सारे आरजेस, वो बोलेंगे नहीं, बट मैं दावे के साथ कि ट्रॉमा में है इस वक्त आरजेस। कोई आरजे बात कहेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट इस वजह से मैक्सिमम आरजेस की लाइफ हेल हो चुकी है। वो 8 घंटे 9 घंटे रेडियो के लिए भी काम कर रहे हैं, और डिजिटल पे काम करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, तो वो डबल प्रेशर में जी रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे लगता था कि यार कुल मिला के जो मेरा मकसद है कि पब्लिक को कुछ मैं अच्छा दूं, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा था, वो लैक हो रहा Mm-hmm. था। तो लगा कि यार हम काम तो बहुत कर रहे हैं, पर ये किस काम का, जब किसी के काम ही ना आ सके। या हमारे पास जो कुछ है वो हम मैक्सिमम दे ही नहीं पा रहे हैं। हम उलझे हुए हैं, सोशल मीडिया में भी, रेडियो में भी, क्लाइंट्स में भी, ग्राउंड पर भी, चारों तरफ उलझे हुए हैं, बहुत कुछ, सब कुछ करना है हमें भाई, 24 घंटे किसी की जिंदगी में। तो मेरा कहीं ना कहीं एक मकसद ये जो था कि पब्लिक को कुछ अच्छा देना है। तो आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत ही है, एंड बाय गॉड ग्रेस आज के वक्त में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर नेगेटिव भी है तो अच्छी सोच अगर आप रखें तो इससे अच्छा भी नहीं है कुछ, अगर अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज करें तो मुझे लगा Obviously. कि, हाँ, मुझे लगा कि इसको एज अ पावर टूल यूज कर सकते हैं। और अभी तक हम रेडियो का कीड़ा था, मैं बहुत रोई भी थी जब रेडियो छोड़ा था। तो अच्छा नहीं लगा था, बट यस, मुझे लगा कि नहीं, मकसद मेरा है पब्लिक को कुछ देना, कुछ अच्छा देना। जिस जिस प्रॉब्लम से पब्लिक जूझ रही है ना, उसका हल कहीं कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, तो हम शुरू करते। अब क्या शुरू करें, तो लगा यार रेडियो ही खाया, रेडियो ही पिया, रेडियो ही ओढ़ा, रेडियो ही नहाया, रेडियो के बिना कैसे दूर रह सकते, उससे दूर तो नहीं रह सकते। फिर दिमाग में आया क्या करें ऐसा जो रेडियो की फील के साथ हो, तब इंस्टा याद आया, पर इंस्टा पे रेडियो कैसे चलेगा। फिर हमने कहा रुको,
हम वही लिंक जो रेडियो पर बोलते थे 1 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट, हम वही 1-1.5 मिनट इंस्टाग्राम पर एक रील बनाएंगे, वही लिंक, वही इंफोटेनमेंट जो होता है ना, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ क्लब करके विद म्यूजिक, हम यही तो रेडियो पर देते हैं, बस दिखाई नहीं देते। बस मैंने भी ये ही सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, वही शॉर्ट लिंक वीडियो में। यहाँ से आया इंस्टा रेडियो। अब इसको एक नाम देना था, तो मेरे एक फ्रेंड हैं मुंबई में, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे, अभी हाल में लखनऊ भी आए थे, उनसे मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ, हाँ मैं बिग जो है लास्ट अपना रिजाइन कर चुकी थी, तब तक नहीं सोचा था मैंने, रिजाइन करने के बाद अब मैं अंदर से हुआ कि मैं बिना रेडियो के नहीं रह पाऊंगी, क्या करूं। तब फिर ये हुआ कि इंस्टा एंड रेडियो को जोड़ा जाए। मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने कहा लेट्स मेक इट इंस्टेडियो, इंस्टा का रेडियो, ये इंस्टेडियो। मैंने कहा वाह, ये नाम सजेस्ट किया बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर राहुल बी सेठ ने, मैं उनको धन्यवाद दिल से देना चाहूंगी, जिन्होंने अमला पगला दीवाना बागी 2 में म्यूजिक दिया, उन्होंने ये सजेस्ट किया था इंस्टेडियो नाम, एंड देन मेरा पर्पस और उनका दिया हुआ नाम मिलकर इंस्टेडियो बन गया, और उसका पहला मग मैंने आपको दिया था। I still have that mug. Oh, I should have kept it with me. It's kept on my table actually. घर में पहले ऐसा है कि इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ओके। कोई बात नहीं, it happens. Obviously, you're at home right now. रात में इस वक्त we can't expect you to be in the studio all the time. So, Instadio शुरू हुआ, and Instadio, what makes Instadio different? I mean, unique. You said it's about information and entertainment. It's infotainment. But what, I mean, infotainment तो बहुत सारा होता है. But what makes Instadio to stand out? Instadio to stand out. I'll talk about your content there. Yes. Content, कहते हैं ना कि content is the king. तो मुझे एक चीज बड़ी खल जाती है आज के टाइम पर, जो मैं सोचती हूँ कि क्यों हो रहा है, बेरोजगारी ज्यादा है या क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, कि जितने भी मतलब इंडिया में जितनी आबादी नहीं है ना, उससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल्स हैं, और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं क्या, वो लिप सिंक, वो डांसिंग, एक ठीक है टैलेंट आपके अंदर है, वो उसको सैल्यूट मैं करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो भेड़ चाल कहते हैं ना कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, हमें भी कुछ ना कुछ करना। एक टाइम पर कोई डॉक्टर होता था, कोई इंजीनियर होता था, कोई वकील होता था, कोई कुछ एक होता था, लेकिन आज के टाइम पर आप कुछ भी नहीं है, बट डिजिटल क्रिएटर जरूर हैं आप। जरूर हैं आप। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी डिजिटल पर ही, मैं भी डिजिटल क्रिएटर ही हूँ आज की डेट में, बट यस, मैं वो क्या करूं कि जब यूथ जो है वो स्क्रॉल करे ना, बहुत सारे नाच गाने के बीच में, कच्चा बादाम के बीच में अचानक से उसको एक चीज ऐसी मिल जाए जो उसको, वो वहां पर रुक जाए और वो कहे कि यार ये तो मेरे काम की चीज है। इमोशंस एक ऐसी चीज होती है जो आपके माँ, आपके बाप, आपकी बहन, आपके भाई और आपके करियर और आपकी लाइफ से जुड़ा है, इमोशंस है वहां पे, और वहीं आप रुकते हो, चाहे जितना भी आप कच्चा बादाम कर लो, लेकिन आप रुक जाते जब आपकी माँ, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी लाइफ, आपके करियर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो बस मैंने कहा यूथ जब स्क्रॉल करे तो वहां रुक जाए और उसे लगे कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट में तब से कर रहा था, बट ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी थी, ये मेरे लिए जरूरी थी, ये मुझे नहीं पता था आज तक। थैंक्स, मुझे मत थैंक्स बोलिए, बट आपके लिए जरूरी थी, आपको पता है, बट आप कहीं ना कहीं भूल रहे हो इस इंस्टाग्राम की भीड़ में, फेसबुक की भीड़ में, वो अपनी जरूरतें, जरूरी चीजें, जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, वह भूल रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हो, कच्चा बादाम देख रहे हो, आई मीन एग्जांपल दे रही हूँ कच्चा बादाम का मैं बार-बार, तो कहीं ना कहीं आप रुको और आपको लगे नहीं यार ये तो मेरी मम्मी के काम की चीज है, ये तो मेरे फादर के काम की चीज है। ये डिफरेंशिएट मैंने इस तरीके से किया कि इसीलिए मैंने टैगलाइन दी, इसमें तेरा फायदा। Nice. That is actually quite insightful. Very true. क्योंकि ज्यादातर कंटेंट इज किसी के मतलब का नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट जो उस पे है वो बहुत ही अजीबो गरीब सा एंटरटेनमेंट है। सो दैट इज लाइक रियली गुड आइडिया एंड दैट टैगलाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इसमें तेरा ही फायदा है। में तेरा ही फायदा है। Brilliant. So बहुत टाइम टेकिंग होता है,
एक रील बनाना मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है और ये टेस्टेड होता है। ये यूं ही गूगल से निकाल के कोई, क्योंकि आज के टाइम पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन वाले भी बहुत सारे रील्स बन रही हैं, बहुत कंटेंट बन रहा है, बट क्या हो रहा है कि सब कुछ चैट जीपीटी पर आप एक वर्ड डालिए और उसका पूरा कंटेंट आ गया। ऐसे ऐसे भी रील्स बन रहे हैं कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप एक दिन में 100 कंटेंट बना सकते हो, 100 रील बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत चैट जीपीटी पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, यानी कि आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। तो बिना मेहनत किए इंफॉर्मेशन भी आजकल बहुत सारी आ रही है, बट क्या वो सही है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या आपने टेस्ट किया है? यहाँ ये डिफरेंशिएट मेरे इन स्टेडियो पे हो जाता है। मैं पहले टेस्ट करती हूँ एक एक इंफॉर्मेशन, या मैंने खुद फेस किया, तब मैं जाके उसको बना। तमाम रील्स हैं जो मैंने खुद आंखों के सामने कोई इंसिडेंट देखा, क्लूलेस मैं खुद हो गई, एंड देन मैंने वो रिसर्च किया, टेस्ट किया, अप्लाई किया, एंड देन मैंने रील बनाई। See, that's actually that's being very very nice. I mean, क्योंकि हाँ ये बात सही है, बहुत सारा कंटेंट आजकल जो है वो बस यूं ही है। आई तो हार्डली विजिट क्या कहते हैं सोशल मीडिया साइट्स, लेकिन एक एग्जांपल मैंने शायद पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते भी दिया था कि somebody वो अंग्रेजी सिखा रहे थे और उसमें वो एक इंग्लिश वर्ड का कुछ प्रोनाउंसिएशन बोल रहे थे, मीनिंग बता रहे थे। एंड द मोमेंट आई हर्ड इट आई सेड कि ये तो गलत बोल रहा है, दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। लेकिन वो उसके बड़े सारे फॉलोअर्स और बड़े सारे लोग, और उसके बाद बट आई हैड माई डाउट्स, तो फिर मैंने खैर डिक्शनरी खोली, देखा, एंड आई वाज करेक्ट। जो मीनिंग मैं बोल रहा था वो मीनिंग थी, जो मीनिंग वो बोल रहे थे उस मीनिंग का उस वर्ड से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या हो रहा है ना कि लोग कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं, और वैसे तो ये हमारा एज अ कंज्यूमर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड चेक इट बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग। बट अगर आपकी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हो, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू यूज दैट टर्म कंटेंट क्रिएटर, although I hate that term, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स, इफ पीपल आर लाइक यू, देन ऑब्वियसली ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन है ये तो खत्म हो जाएगी। एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से यही है। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी क्रॉस चेक नहीं करता है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, कोई चीज किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं समझ आती थी तो हम क्या करते थे? सबसे पहले, अगर स्पेलिंग नहीं आती है, हम सबसे पहले डिक्शनरी खोल, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलते थे, हम उसमें सर्च करते थे, एंड जाके वहां पर हम उस स्पेलिंग को करेक्टली, क्योंकि हमें विश्वास था, हमें यकीन था कि वो स्पेलिंग सही ही होगी, तो हम ऑथेंटिक सोर्सेस पे जाते थे। बट आज के टाइम पर हर किसी को वायरल होना है, हर किसी को फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो एकदम से गिग आ जाए। तो इस चक्कर में हर कोई कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ऑथेंटिसिटी पे जा ही नहीं रहा। और इस चक्कर में, और जो कंज्यूमर है ना, उसके पास भी टाइम नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी एक वो कहते हैं ना कि नाम भूल रही हूँ मैं, कुछ चीजें होती है, एल्गोरिदम। यस, एल्गोरिदम होता है कि आप 3 सेकंड का ऐसा स्टार्टिंग का वक्त होता है कि उसमें आपको कुछ देना है किक, ताकि कंज्यूमर रुके। यानी कंज्यूमर ही पेशेंसलेस हो चुका है। तो कंज्यूमर हो चुका है, उसको 3 सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं है, वो रील को स्क्रॉल कर देगा तो वो कहाँ जाके क्रॉस चेक करेगा। यहाँ मैं जिम्मेदारी समझती हूँ कि वो 3 सेकंड भी अगर रुका है और उसे आगे भी रुकना है, उसे जो मिले वो सेल्फ टेस्टेड ऑथेंटिक मिले। And you've started other initiatives also, Chai Seva with Vanchit se Charchit, Smart Lucknowites. What are these? तो मैंने आपको बताया कि मेरे तमाम चीजों में एक चीज ये है कि मुझे जो जिंदगी मिली है, जो एक लाइफ मिली, इसको सिर्फ यूं ही नहीं फालतू में उड़ा देना है। इस एक लाइफ से मैं मैक्सिमम लोगों तक क्या सर्विस दे सकती हूँ, अपने मेरे पास जो भी कुछ है, चाहे हुनर है, चाहे मेरे पास कुछ भी है, मैं उससे समाज को क्या दे सकती हूँ। तो इस वजह से हमेशा मेरा जो थोड़ा इंक्लिनेशन रहता है वो थोड़ा उन लोगों के प्रति रहता है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा रहता है। तो लखनऊ में कुछ ऐसे स्लम्स भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां मुझे बहुत प्यार करते हैं बच्चे वहां के, और जब भी वो स्लम में मुझे बुलाया जाता है कि दीदी आइए, तो मैं वहां जरूर जाती हूँ। मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं उस स्लम में बहुत प्यार से जाती हूँ। आई मीन जितनी भी ऐसी जगह होती हैं। तो सर्दियों का मौसम था और ये लास्ट ईयर की बात है। तो मैं ऑलरेडी भी रेडियो में थी ही, बट रेडियो में रहते हुए भी मैं ऐसे कैंपेन्स डिजाइन करती थी जिससे समाज
का भला हो सके, इसमें तेरा फायदा हो सके। तो रेडियो में रहते हुए मैं ऐसे ही कैंपेन्स डिजाइन करती थी और वहां उन कैंपेन्स में मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाती थी जिनका भला हो सके। तो दोनों तरीके से दोनों तबके को जोड़ के अपना प्लेटफॉर्म को, रेडियो प्लेटफॉर्म को और नीडी पीपल को, अंडर प्रिविलेज को, दोनों को जोड़ सकूं, ऐसे आइडियाज लेकर आती थी ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पर कुछ जिम्मेदारी निभाई। तो इसी के चलते मैंने लास्ट ईयर सर्दियों में जो केजीएमयू हमारे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग बाहर लेटते हैं। वो लोग होते हैं जो बीमार नहीं होते हैं, जो बीमार जो अंदर एडमिट है उसके लिए रात भर तीमारदार। तीमारदार होते हैं। हाँ। तो बेचारे बीमार तो झेल रहा है, ये झेल रहा है, लेकिन वो तीमारदार जो कहीं बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और उनको महीनों वहां पर इंतजार करना जब तक उनका पेशेंट ठीक ना हो जाए, वो बेचारे सर्दियों के मौसम में बाहर केजीएमयू में चादर बिछा के सोते हैं, लेटते हैं। उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो चाय भी पी सके, क्योंकि कभी भी उन्हें दौड़ना होता है। तो इस वजह से जब मुझे पता चला कि एक स्लम है, वहां पर वो बच्चे हैं, साथ में वहां पर कुछ और भी एक एनजीओ है, उन्होंने कहा कि दीदी हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छा किया जाए। मैंने कहा बिल्कुल। तो उनके साथ, एनजीओ के साथ मिलके चाय सेवा शुरू की गई, जिसमें हम रात में ठंडी के मौसम में केजीएमयू गए और वहां जितने लोग थे उन सबके लिए हमने चाय में, सिर्फ चाय नहीं थी, पूरा का पूरा खाना था उसमें, लेकिन नाम चाय सेवा हमने दिया था। चाय के साथ जो कुछ भी जिसको हम दे सके हमने प्रोवाइड किया। और सिर्फ केजीएमयू तो हमने एक लोकेशन चुनी थी, बट रास्ते में जो मिला हमें अपने पूरी जर्नी में, हमने सबको बांटा। जो हमें नीडी दिखा, चादर ओढ़े ठंड में ठिठुर रहा था, हमने उसे चाय बांटी। तो ये एक था मेरा इनिशिएटिव, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला इस बात से और आगे भी मैं इसको जारी रखूंगी। और मैं कहती हूँ ना, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक सोच रख सकते हैं। तो मेरी इस सोच से लोग जुड़ गए, एक वो एनजीओ जुड़ा, वंचित से चर्चित उस एनजीओ का नाम है, और जैसा कि नाम है वो वैसा ही लोगों के साथ काम करते हैं, और उनके साथ जुड़कर मैंने काम किया। लखनऊ स्मार्ट लखनऊइट्स मेरा एक अलग इनिशिएटिव था, जिसमें कि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें जल्दी कोई कैप्चर नहीं करता है। ज्यादातर तो न्यूज़पेपर सेलिब्रिटीज की फोटो से छपे रहते हैं या पेड इंटरव्यू से छपे रहते हैं, या वो लोग जो अक्सर बड़े-बड़े चेहरों के साथ दिखते हैं उन्हीं के ही बारे में छपता है। लेकिन उनके बारे में कम इंटरव्यूज होते हैं, कम उन लोगों को फीचर किया जाता है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लखनऊ को खूबसूरत बनाने के लिए, या अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, या शहर की परेशानी को दूर करने के लिए। ये मेरा इनिशिएटिव जब था, तो मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी ऐसे लोगों को। जो छप ही नहीं रहा कहीं, जो कहीं दिख ही नहीं रहा, उसको कहाँ से ढूँढूँगी मैं? ये सबसे बड़ा चैलेंज सही था मेरा। बात। लेकिन वही बात है ना, मेरे पास थोड़ी-सी फितूरी हूँ, हर चीज़ चैलेंजिंग चीज़ें उठाती रहती थी मैं। तो मैंने कहा नहीं, स्मार्ट लखनऊइट्स मैं ढूँढूँगी जो कि एक्चुअली लखनऊ को स्मार्ट बना रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की तो बात कर रहे हैं, बट सड़कें अच्छी बना देना और कहीं पर फसाड लाइट जला देना स्मार्टनेस नहीं होती है। वो लोग भी जो गली मोहल्ले में रह रहे छिपे हैं, बट कुछ कोशिश कर रहे हैं, अपने घर के पार्क को सही कर रहे हैं, आसपास के पार्क को सही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने पहले ढूँढना शुरू किया, महीना भर लगा मुझे ऐसे लोगों को ढूँढने में, और फाइनली मुझे ऐसे 10 लोग मिले। कोई ऐसे हैं जो पुरानी कैसेट्स जो होती हैं, उनसे बहुत ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट करके अपने घर के आसपास जहाँ भी जाते हैं पार्क्स को डेकोरेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हेलमेट्स बाँट रहे हैं, रास्ते में लोगों को जो भी दिख रहा है उसको हेलमेट बाँट रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई एक्सीडेंट हुआ और एक हादसा हुआ। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया। किसी ने ऐसा किया कि वो ट्रैफिक रूल समझाने के लिए वो कुछ-कुछ ऐसे पोस्टर्स बना के बीच रास्ते में खड़े हो जाए। क्या उनके पास कोई और काम नहीं है? वो हाइलाइट भी नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी बात है, मैंने उन्हें चुना जो हाइलाइट होना नहीं चाहते हैं। वो अपना दिल से कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, इसलिए वो कर रहे हैं। और ना ही उनका कोई एनजीओ है। वो सेल्फलेस होकर काम कर रहे हैं। ऐसे एक स्कूल में है वो मैम, उनकी लड़की लॉयर है, जज है उनकी लड़की, लेकिन फिर भी वो अपनी स्कूटी उठाती हैं, डेली खाना भरती हैं अपनी स्कूटी के आगे, और उसके बाद तेलीबाग में एक स्कूल खोला है, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हैं, चला रही हैं, दान लेकर स्कूल चला रही हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे भेज रही हैं और उन्हें खाना भी खिलाती हैं। उन्हें कोई नहीं जानता। ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने उन्हें ढूँढा इन लोगों को, और स्मार्ट लखनऊइट्स उनको मैंने नाम दिया, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाए, उनके ऊपर रेडियो पर इंटरव्यू किया, और इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। Brilliant. That's marvelous. Wonderful. So, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया रेडियो में आपका,
हाँ, बूढ़े हो गए। एंड बुड्ढे तो हम हो गए रेडियो में और कौन कहेगा सोशल आप? मीडिया तो, और उसके अलावा तमाम सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पॉडकास्टिंग, ये वो सब कुछ। वेयर डू यू सी, आई मीन, क्या लग रहा है कि किस डायरेक्शन में बढ़ रही है ये जो कला कहेंगे, बिकॉज आई थिंक रेडियो और पॉडकास्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट। सो किस डायरेक्शन में ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में ये कला बढ़ रही है? व्हाट डू यू मैं थिंक फ्यूचर विल ब्रिंग? किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मैं बताऊं सच में तो क्या मतलब फिर? हाँ। सबसे पहले तो कंपटीशन के डायरेक्शन में बढ़ रही है। हम्म। बहुत रफ कंपटीशन, जबरदस्ती का कंपटीशन, हर कोई इनसिक्योर है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। सॉरी टू से, बट इंसान अच्छे थॉट के साथ आगे बढ़ता रहे और जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी नई चीजें आ रही है ना, उसको अडॉप्ट करके कुछ अच्छा करता रहे, अपने आप ही आप बढ़ोगे। टेक्नोलॉजी आ रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन एक इनसिक्योरिटी और एक कंपटीशन के साथ ज्यादातर लोग बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही बैड वाला फेस है, बैड फेस जा रहा है, हर एक चैनल के लिए जा रहा है कि आप कंपटीशन में जी रहे हो। कंपटीशन भी वो कि यार उन्होंने 10 पॉडकास्ट कर लिए तो हमें 11 पॉडकास्ट करने हैं, उन्होंने उसका पॉडकास्ट कर लिया तो हमें इसका पॉडकास्ट करना है। आउटपुट कोई क्वालिटी वाला आए, इस पर कम सोचा जा रहा है। कुछ क्वालिटी पॉडकास्ट हो, कुछ क्वालिटी वर्क हो। तो मैं ये पहला फेज मैं बता रही हूँ। दूसरा दूसरा जो मैं फेज बता रही हूँ वो ये है कि एक अच्छी चीज ये है कि जो सबसे अच्छी चीज रेडियो वालों के लिए, पॉडकास्ट आज की डेट में आया है, बट रेडियो वाले जब से पैदा हुए तब से वो पॉडकास्ट ही कर रहे थे। जब से पैदा हुए रेडियो पर बातचीत करते थे, तो वो अगर किसी से स्टूडियो में बुलाते थे वो पॉडकास्ट ही था, बिहाइंड द सीन, वो वीडियो में नहीं था, ऑडियो में था। तो रेडियो वाले तो हमेशा से पॉडकास्ट कर रहे थे। अब वो डिजिटल पर आ गया इसलिए उसका नाम पॉडकास्ट हो गया बस। तो डायरेक्शन अब ये जा रहा है कि अब जितने भी लोग जो कि रेडियो में नहीं आ सकते थे, आज की डेट में मान लीजिए एक इच्छा होती है ना कि यार हम भी रेडियो में जाएं और हम भी कुछ इंटरव्यूज करें, लोगों से बात करें। तो एक अच्छी चीज ये है कि जो लोग रेडियो में नहीं आ पा रहे हैं पर उन्हें अपने पे भरोसा है कि वो कर सकते हैं अगर मौका मिले तो, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है कि आप तैयारी कीजिए, सीखिए, देखिए, लोगों को देखिए, अगर नहीं आता है तो उनको देख देख के सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पॉइंटर्स बनाइए और फिर अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू कीजिए। प्लेटफॉर्म तो बहुत बढ़िया है पॉडकास्ट का, करिए, इंटरव्यूज लीजिए, छोटे से शुरू करिए, बड़े तक बनिए। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कभी रेडियो से नहीं जुड़े, कभी टीवी से नहीं जुड़े, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े, कहीं उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ली, बट पॉडकास्ट के जरिए उन्होंने बहुत नाम कमा लिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन एक एक और चीज मुझे लगती है, मुझे लगता है कि पहले रेडियो और पॉड सोशल मीडिया को लेकर ये लगता है कि पहले रेडियो के थ्रू हम कंटेंट देते थे सोशल मीडिया को, और फिर सोशल मीडिया से कंटेंट हम लेने लगे। आई मीन, आई थिंक द वेरी फर्स्ट क्या कहते हैं, जो हमने एक चैलेंज किया था वो थैलेसीमिया के ऊपर था, आइस बकेट चैलेंज। आई थिंक दैट वाज इन 2012 और 11 or 12 I think. Or that was the first thing which we took from social media and did on radio. Do you think कि अब हम मतलब do you feel so, क्योंकि मुझे लगता है कि अब रेडियो सोशल मीडिया से क्यूज ले रहा है और सोशल मीडिया रेडियो से क्यूज नहीं ले रहा है। पता नहीं, ये मेरा मानना है। नहीं, ये बात आपकी दूसरी वाली बात सही है। जो दूसरी बात है कि सोशल मीडिया रेडियो से नहीं ले रहा है, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। क्योंकि अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया रेडियो सुनकर वहां से कुछ कंटेंट ले रहा हो और वहां पर बोम्बास्टिक कर रहा हो, कुछ ऐसा अभी तक नहीं देखा है मैंने। लेकिन जो पहली बात आपने कही कि रेडियो जो है सोशल मीडिया से कंटेंट ले रहा है, तो इस पर मैं एक और बात कहूंगी कि हम पहले भी जब मीडिया नहीं था तो हम भी न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, हम वहां से कंटेंट लिया करते थे, हम किताब का रेफरेंस लिया करते थे, हम कहीं ना कहीं से रेफरेंस तो लेते थे जो ऑथेंटिक हो सोर्सेस। तो हम किताब भी पढ़ते थे, हमने कोई बढ़िया लखनऊ के ऊपर हमारे योगेश प्रवीण जी कई किताबें लिख गए, तो हमने अगर लखनऊ के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना है तो हम उनकी किताब या जो भी और भी हैं, अब्दुल हलीम शरर जी की किताब है, तो हमने उनकी किताब का रेफरेंस लिया, पढ़ा और हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो हमने पहले भी रेफरेंसेस लिए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन True. लेकिन आज की डेट में क्या हो गया ना कि
बहुत सारी चीजें हो रही एक साथ, बहुत सारी, हम्म, सिर्फ ही बन रहा है। रेडियो इंडस्ट्री बहुत सारे काम करवा रही है, बहुत सारे काम कर रही है, क्योंकि वही बात है, रेवेन्यू की बात है। तो इतने काम के बीच में किसी के पास वक्त नहीं है कि वो ऑथेंटिसिटी देखे, या वो ये प्लेटफॉर्म देखे, वो प्लेटफॉर्म देखे, पट्ट से सोशल मीडिया पे बढ़िया चल रहा है, कॉपी करो, वहां से कुछ आइडिया लो और अपना कुछ नया बनाओ, क्योंकि टाइम नहीं है। तो चीजें सोशल मीडिया पे that I कर agree with. That I do agree with. So anyway, अगर जो नए लोग रेडियो में आना चाह रहे हैं या दे कमिंग अप टू सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू देम, स्पेशली जो छोटे शहरों से हैं, बड़ी जगहों से नहीं, छोटी जगहों से हैं? जो भी कंटेंट बनाना चाह रहा है ना, सबसे पहले वो खुद से सवाल पूछे कि वो क्यों करना चाह रहा है। इस सवाल का जवाब उसे अगर मिला कि वो इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकता है, तो क्यों नहीं सोच सकता है, पहले इसका भी जवाब ढूंढ ले, क्यों नहीं सोच पा रहा है। ये बहुत हम्म, जरूरी की डेट में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इंडिया में जितना भी यूथ है, इनफैक्ट यूथ तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे से भी सवाल पूछा जाए कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो यूट्यूबर बनना चाहता हूं मैं। ठीक है, पता ही नहीं है। जैसे हमारे टाइम पर हमें नहीं पता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे, वो हमें बाद में समझ में आया। आज की जनरेशन को ये पता है कि उसे यूट्यूबर बनना है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये पता है उसे। तो जितने भी लोग छोटे शहर से आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि आपको अगर वाकई में लगता है कि आप अगर डिजिटल पर आएंगे तो आप कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को और अपने घर वालों को भी, अपने अपनी फैमिली को भी कुछ दे सकते हैं और सोसाइटी को भी कुछ दे सकते हैं, आप जरूर आइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 4 लोग मेरे फैन बन जाए, मैं इसलिए आ जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मैं इसलिए आ जाऊं, तो प्लीज मत आइए, क्योंकि फिर उसके बाद आप डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारे इरिटेशन, ये इन सब चीजों में जीने लगेंगे आप। हाँ, ये बात समझने वाली है कि 1000 क्रिएटर्स में से मुश्किल से 10 क्रिएटर्स स्टैंड आउट करते हैं, बाकी 990 स्टैंड आउट नहीं करते हैं। और जो स्टैंड आउट करते हैं उसमें भी 2 तरीके के हैं। एक वो जो वाकई में मेहनत पढ़ाई करते हैं। मैं फिर कहूंगी, आप काम कोई भी करिए, अगर उसकी आप पढ़ाई करते हैं, उसके लिए खुद को एजुकेट करते हैं ना, वो काम बेहतरीन करेंगे आप, चाहे वो डिजिटल पे करें, चाहे वो आप किसी और जगह करें। खुद को एजुकेट करिए हर चीज में। फेमस हो ना हो, लेकिन आप अपने लिए बेहतर कर ले जाएंगे, ये मैं जानती हूँ। खुद के लिए बेहतर कर ले जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बेहतर कर ले जाएंगे। दूसरे वो लोग हैं जो फेमस हो जाते हैं, उन लोगों से लोग ज्यादा इंस्पायर हैं जो शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल क्रिएटर, फेमस डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो कहीं से कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो बस उठा के यूं ही परोस दे रहे हैं वो चीजें जो एक्सेप्टेड नहीं होती हैं सोसाइटी के लिए, वो परोस रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा चलता है। जो हिडन चीजें होती हैं वही सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो उसी चीज को एक्सपोज कर दीजिए, पब्लिक ज्यादा देखेगी, आप फेमस हो जाएंगे। तो ये वाली चीज जो ट्रेंड चल रही है, इस इसकी ना शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है नहीं। लोग बोर हो चुके हैं, आप सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो जो यूथ गांव में है या कहीं पर भी है, वो इस चीज से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी मत हो। आप खुद को एजुकेट करिए, रोज कुछ सीखिए, और जो काम आपने ठान लिया है उसमें खुद को और ज्यादा पढ़ाइए, पढ़ाइए, बढ़ाइए, पढ़ाइए दोनों, और सीखिए, पढ़िए जरूर उस फील्ड के बारे में। अगर आप सपोज डिजिटल क्रिएटर भी बन रहे हैं, तो आप एल्गोरिदम के बारे में पढ़िए, आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, आप कैसे और अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं उसके बारे में पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप शायद कुछ अर्न भी कर सकें, आपको कहीं अच्छी जगह से कहीं प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अर्निंग सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं। बट कुछ आप फैमिली को दे सकें, अपने आप को दे सकें, और जब दुनिया से जाएं तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ जाएं कि हमने इस जिंदगी में अच्छा काम किया। बहुत सही कहा रफत आपने, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स तो हर तरह के हैं, कुछ बहुत ही फालतू फिजूल बातें करके, बहुत ही फालतू हरकतें करके वो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मशहूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ एक्चुअली ज्यादा नहीं है, बिकॉज ओवर अ पीरियड वो रिप्लेस हो जाते हैं, दूसरा बंदा आ जाता है, दूसरी चीजें, वो सो इट जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग रिप्लेस। लेकिन जो लोग वैल्यू ऐड करते हैं लाइफ में, दे स्टे विद यू, दे एटलीस्ट स्टे इन योर हार्ट। एग्जैक्टली दैट मैं इज यहाँ वेरी ट्रू। मैं यहाँ पर कहूँ, मैं आपका एग्जाम्पल दूंगी कि आरजे आमिर, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन जहां पे हम जाते हैं
आपका नाम हर कोई जानता है, इसका मतलब आपकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर जीरो हो जाए, आप अनइंस्टॉल कर दें, बट ग्राउंड पे जो आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई है वो हमेशा हमेशा रहेगी, और वो है। मैं खुद देखती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग आपका नाम लेते हैं, तो लगता है कि ये रियल फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया बंद हो जाएगा कल को। एक वक्त था ऑर्कुट बंद हो गया, जितने लोग वहां पर थे कोई नहीं जानता उनको। ऑर्कुट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टिकटॉक आया, लोगों की वहां फैन फॉलोइंग हुई, वो बंद हो गया। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया जब वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। बहुत सारे यूथ ने सुसाइड किया था, बहुत केसेस आए थे टिकटॉक बैन होने पे। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुलेंगे, आप बढ़ेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे, लेकिन असली जो चीज रह जाएगी वो ये कि रियल जिंदगी में आपने लोगों के दिलों में क्या जगह बनाई है, रियल जिंदगी में आपने क्या सोसाइटी को दिया है, क्या अपने परिवार को दिया है, क्या खुद को दिया है। That is true. That is true. That is true. So इंस्टेडियो और बाकी सारे सोशल इनिशिएटिव्स और इतनी सारी चीजें करने के साथ साथ हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस? सच बताऊं तो वो पहले मेंटेन नहीं हो रही थी, इसीलिए इन स्टूडियो मैंने कहा चलो यही शुरू करते हैं। Actually, I could have told people that कि रफत ने जो basically I mean, she is one person whom I've seen somebody who's got the guts to do it. Ki she left radio only because she wanted to create that work-life balance and to do something on her own. But still, I mean, यस, सबसे पहली बात कि ये जो जिंदगी हमें मिली है, हम किस सोसाइटी के लिए कुछ तब कर पाएंगे जब हमारी वर्क लाइफ या हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो, है ना? क्या बोलते हैं वो, याद नहीं आ रहा, खाली खाली पेट क्या भजन नहीं होता है, हाँ कीर्तन नहीं होता है, ऐसे बोलते। तो आप अगर खाना नहीं खाएंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे, तो आप क्या सोसाइटी के लिए कर पाएंगे जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो मुझे ऐसा धीरे धीरे लग रहा था कि यार ये वर्क लाइफ जो है ना, ये बढ़ती जा रही है, वर्क प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, और इसमें ना मैं सोसाइटी के लिए करना जो चाह रही वो और इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा ही सत्यानाश हो रहा है। तो इसके लिए काम इन स्टेडियो को बेहतर बनाएंगे, सोसाइटी के लिए 100% अच्छा करेंगे, लेकिन उसके पहले खुद के लिए भी अच्छा करेंगे। सबका भला हो, लेकिन शुरू मेरे से हो। that is true. That is important. लेकिन सबसे पहले मेरा काम भला हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला रूल बनाया कि मुझे 8 घंटे की नींद तो लेनी है, चाहे जो हो जाए। तो मैं रात के 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेती हूँ, और उसके बाद दिन भर एकदम जबरदस्त काम करती हूँ मैं। आज भी मैं बहुत जबरदस्त काम कर रही हूँ, एकदम छक के काम कर रही हूँ मैं, मेरे पास फुर्सत नहीं होती है, बट रात की नींद लेना मैंडेटरी है। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, मतलब आई मीन डिनर, वो भी जल्दी। और इसके अलावा खुद को वक्त देने के लिए मैं योगा भी करने लगी, जो पहले छूट गया था मेरा। मैं पार्क में जाने लगी शाम के लिए। तो मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, जो कि पहले That is actually discipline बहुत जरूरी होता है। पहले हो नहीं पाता। तो अगर हम बेहतर खुद महसूस करेंगे ना, तो हम सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाएंगे नहीं है, जहां पहुंचेंगे वहां खुद पॉजिटिविटी हो जाएगी। That is good. That is great. So before we sign off, sign off. मेरा सवाल ये है कि what's next for RJ Rafat? Since you're always planning something new, something different, what new are you planning now? Yes. हमेशा कुछ ना कुछ पकता रहता है मेरे दिमाग में, और अभी भी इन स्टेडियो शुरू करने के बाद बहुत नई नई चीजें मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ नया ही रोज होता है। बट अभी तक मैं सिर्फ रील्स बना रही हूँ, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। बहुत जल्द में भी हो सकता है न्यू ईयर के वक्त कुछ एक नया मोड भी आएगा मेरा, जिसमें ये तो चलता है, बट न्यू ईयर के वक्त एक नया कुछ आने वाला है जो मेरे ऑलरेडी प्लानिंग में है, और उसके लिए बिहाइंड द सीन मेरा वर्क चल रहा है, और वो न्यू ईयर के वक्त 2025 में आएगा, और इसी का एक अगला पड़ाव होगा। वो जो मैं कर रही हूँ उसका एक नेक्स्ट कुछ आएगा, तैयारी चल रही है। Wonderful. चलो ठीक है, let's keep it under the wraps until then, and we'll get to know about it. And you can follow Rafat on Instagram. Your Instagram handle is? Yes, @RJ _Rafat_। आप सिर्फ गूगल पे RJ Rafat इन स्टेडियो डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो भी आ जाएगा. So you can follow her on Instagram, you can follow her on Facebook, and she's there and she's very inspiring
and I know she will reply to you if you write to her. So do write to her if you want to know anything, if you want to understand anything. She will be more than happy to help you out. I'm so sorry, मैं तुम्हारी तरफ से बोले दे रहा हूँ, but I know कि this is true for you. नहीं नहीं, So होस्ट होता है ना कि अब बंद करो। नहीं नहीं, मैं बंद करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ लोगों को, because certain things which I know, I will obviously, I can vouch for those things, so I can, put those things across quite confidently. नहीं तो मैं हर एक के लिए तो ना कहता कि भाई इनको मैसेज करो, ये जवाब देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैं अपने आप को मैसेज करने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे मैसेजेस साल भर बाद वापस रिप्लाई होगा, 2 साल बाद रिप्लाई होगा। आज ही मुझे शर्म आ रही थी, मैंने इतने दिनों बाद फेसबुक देखा एंड आई रिप्लाई टू सम पीपल आफ्टर 3 years and I was feeling really bad. So, but what to do? और इस प्लेटफॉर्म पे गड़बड़ हो गया Hello? क्या? आगे आगे आगे, हेलो हेलो हेलो, आ गया, you back. आवाज हाँ, आई मेरी? ओके, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ मिल रही रही। है। ओके, नहीं आ चलिए, रही मुझे मेरी आपकी आवाज? आवाज मिल नहीं रही है, बट मेरी आवाज अगर मिल रही है तो उसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगी मैं। और उसके पहले मैं बोलूंगी कि ये जो साइड इफेक्ट है ना, जो आप रिप्लाई नहीं करते हैं, उसका मेरे ऊपर उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आरजे आमिर के साथ आरजे रफत ने काम किया हुआ है, अक्सर साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात भी होती है, तो लोग अक्सर मुझे फोन करके पूछते हैं कि आरजे आमिर जी से मुलाकात कैसे होगी, आरजे आमिर जी कहाँ मिलेंगे। क्योंकि आप नहीं मिलते हैं लोगों से। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, चलो ठीक है, आपके लिए लोग मुझे तो पूछ लेते हैं। वेल, मैं थैंक यू दिल से बोलना चाहूंगी आरजे आमिर को, आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए। एक वो दिन था जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था बिग एफएम में, यानी रेडियो में आने के लिए, और एक आज ये वाला इंटरव्यू रेडियो को छोड़ने के बाद। क्या बात। नहीं, खुशकिस्मती हमारी है that you are with us right now. Can you hear me? सुनाई दे रहा है? मैं समझ पा रही नहीं आ हूँ रही। बस, हाँ मैं समझ पा रही हूँ। यस, आई कैन। चलो खैर, किसी भी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से रफत is unable to hear me, but still it was my pleasure to host her. And I mean, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि she was one of the best people that I've hired for radio, and she really did prove her mettle and everything in every challenge. And she's a great personality, and it was certainly my pleasure to host her tonight on Nurture Life Talks. Hopefully अगले संडे को फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय रफात। अभी मुझे अब आवाज नहीं आ रही है, तो इसी के साथ मुझे लगता है वाइंड अप हमें कर देना चाहिए, वरना वापस से फिर आना पड़ेगा। Okay, bye. Okay, Can you see? bye. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Good night, and thank you so much for joining us. Bye bye.